नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की स्थिति पर पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में कोरोना की ताजा स्थिति और इसके नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री से बात की। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस बार इसमें और ज्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी। असम विधानसभा चुनाव के नतीजे के एक हफ्ते बाद मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा को विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी महासचिव अरुण सिंह और भाजपा के असम प्रभारी बैजयंत पांडा भी शामिल हुए हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने थोड़ी राहत दी खबर सुनाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 180 जिलों में पिछले एक सप्ताह से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि देश को पीएम आवाज नहीं, सांस चाहिए। चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की स्थिति पर पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में कोरोना की ताजा स्थिति और इसके नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री से बात की। बता दें कि प्रत्येक दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। आलम यह है कि ज्यादातर राज्यों को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा। आज भी देश में 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के चलते देश में हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी हर संभव कोशिश की जा रही है। इस वायरस को रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से फोन पर कोरोना संकट को लेकर बातचीत की थी। बता दें कि इन राज्यों में कोरोना संक्रमण काफी रफ्तार से फैल रहा है। यहाँ पर स्थिति काफी गंभीर है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए देश के अधिकार राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। लगातार पाबंदियों बढ़ाई जा रही है ताकि संक्रमण की चेन को रोका जा सके। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस बार इसमें और ज्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते तक मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस कम हुए हैं, लेकिन अभी ढिलाई नहीं आई है। जान है तो जहान है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन में आई थी। सामान्य दिनों में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और केंद्र के सहयोग से दिल्ली की ऑक्सीजन की स्थिति संभाली गई है। पहले ऐसी बातें सुनने को मिली थी कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची, उस अस्पताल में 3 घंटे की। अब ये स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा, वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी से चला है। वैक्सीनेशन के स्टॉक की कमी है। केंद्र से सहयोग मांगा है और उम्मीद है कि सहयोग मिलेगा। हमने एक्सपर्ट्स, लोगों और सरकार में चर्चा की है। लॉकडाउन को लेकर भी यह चर्चा हुई। कोरोना के केस कम है तो, लेकिन संक्रमण दर 23% ही है। ऐसे में सख्ती में ढिलाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की जरूरत है। जान है तो जहान है। जिंदगी बच रही है तो आगे बहुत कुछ कर लेंगे। मजबूरी वश हमने एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया है। अगले सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में शनिवार को 17,364 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए। 20,160 लोग ठीक हुए और 332 की मौत हो गई है। अब तक 13.10 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 12.3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 19,071 मरीज की मौत हो चुकी है। 87,907 का इलाज चल रहा है।
असम विधानसभा चुनाव के नतीजों के एक हफ्ते बाद मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा को विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी महासचिव अरुण सिंह और भाजपा के असम प्रभारी बैजयंत पांडा भी शामिल हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया गया था। शर्मा और सोनोवाल शनिवार को ही दिल्ली में हाईकमान से लेकर लौटे थे। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई थी। इसके बाद से ही शर्मा के सीएम बनाए जाने की अटकलें तेज थी। असम में 3 चरणों में हुए चुनाव में भाजपा संगठन में 75 सीटें मिली है। यह आंकड़ा बहुमत से अधिक है। भाजपा की इस तीज से असम ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि इससे पहले यहां 70 साल में कभी भी किसी गैर कांग्रेस पार्टी के लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं थी। सोनोवाल ने कांग्रेस नेता राजीव लोचन पैगू को 43 साल 192 वोट से हारकर माजुली में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। वहीं हेमंत बिस्वा के कांग्रेस के रोमेन चंद्र बेरुटकर को 1.1 लाख मौतें में अंतर से हारकर राजकुमार जीत पर कब्जा करार दिया है। सोनोवाल पर घरमा से अलावा भाजपा के 13 अन्य मंत्री भी आसानी से अपनी सीट बरकरार रखने का कामयाब रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने थोड़ी राहत की खबर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 180 जिलों में पिछले एक सप्ताह से कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं 18 जिलों में 14 और 54 जिले में 21 दिन से नए मामले सामने आए हैं। गोवा में आज से 15 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं ब्रिटेन से ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर भारत पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड का अस्पताल बनाया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि अगले 2 सप्ताह में हम सिविल वर्क पूरा कर लेंगे। उसके अगले 1 सप्ताह में व्यवस्थाएं करके हम अस्पताल शुरू कर देंगे। कोरोना की दूसरी लहर से देश बेहाल है। रोजाना संक्रमण के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 4000 के पार मौतों का आंकड़ा भी खौफ भरा हुआ है। इस बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि देश को पीएम आवास नहीं, सांस चाहिए। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वाह क्या बात है, वाडीलाल फ्लिंगो चोको ब्राउनी। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला अभी सरकार ने नहीं किया है, लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए धीरे धीरे कदम उसी दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद गांवों में तेजी से फैल रहे संक्रमण और 14 मई को ईद के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कोई भी खतरा मोल न लेते हुए लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। 29 अप्रैल को शनिवार रविवार की साप्ताहिक बंदी से शुरुआत हुई, फिर इसे 4 मई, 6 मई और फिर 10 मई यानी सोमवार तक बढ़ाया गया। अब योगी सरकार ने फिर से कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पहले की तरह भी सभी पाबंदियां लागू रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का मकसद तभी कामयाब होगा जब प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। रविवार को
यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के में आंशिक कोरोना कर्फ्यू प्रभारी हो रहा है। आजमन खुद ही आवागमन कम कर रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक गतिविधियां, ई-कॉमर्स से संबंधित काम यथावत चलते रहेंगे। राशन वितरण और टीकाकरण सुचारू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था से आपूर्ति होगी। भोपाल में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। रेत रफ्तार डंपर ने पहले लोडिंग ऑटो को टक्कर मारी और उसके बाद एक घर में घुस गया। लोडिंग में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डंपर को घर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। टीआई हनुमानगंज महेंद्र सिंह के अनुसार छोला रोड पर सुबह बीच गणेश मंदिर की ओर से नादरा बस स्टैंड की ओर जा रही सब्जी की लोडिंग अपे वाहन को डंपर ने टक्कर मारते हुए एक घर में घुसा दिया। हादसे में लोडिंग आपे में सवार ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल पुलिस ने लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद डंपर का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डंपर में रेत भरी हुई थी। डंपर की रफ्तार इतनी अधिक थी कि घटना के बाद वह दुकानों और घर में घुस गया। लोडिंग आपे को टक्कर मारते हुए के बाद वह हाथ ठेलों और सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकानों को तोड़ते एक मकान की दीवार तोड़ते हुए घुस गया। गनीमत है कि उस दौरान अंदर कोई था नहीं। यह नज़ारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर का है। यहाँ बीटीआई ग्राउंड, चंगोरा भाटा और दीनदयाल ऑडिटोरियम के बाहर सूरज की किरणें दिखने से पहले लोग कोरोना को वैक्सीन लगाने पहुंचे हैं। कुछ ही मिनटों में हर केंद्र में लगभग 500 से अधिक लोग जमा हुए। यहाँ वैक्सीनेशन एपीएल, बीपीएल और अद्वितीय कैटेगरी में राशन कार्ड वालों का किया जा रहा है। हर केंद्र में पहुंची वैक्सीन की संख्या को इन 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है। इस वजह से एपीएल वर्ग के लिए 120 से 130 टिकट थे। पहले आए लोगों का रजिस्ट्रेशन मौके पर किया गया, फिर टोकन दिया गया और अन्य लोगों के कल आने का कहा गया। इनमें ज्यादातर ऐसे लोगों भी हैं लौटना पड़ रहा है। सुबह 5 बजे से वैक्सीन लगाने के लिए आस लेकर आए हैं। करीब 9 बजे तक केंद्र के बाहर इंतजार के बाद इन्हें भी घर भेजा गया। भाजपा ने इन हालातों पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया कि काश शराब की होम डिलीवरी के बदले स्वास्थ्य सुविधाओं की होम डिलीवरी होती तो छत्तीसगढ़ में आज हजारों घर इस तरह बर्बाद नहीं होते, हजारों बच्चे अनाथ नहीं होते। भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा, सरकार वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन पंजीयन ये कहकर नहीं कर रही है कि करीब लोगों के पास फोन नहीं है। शराब ऑनलाइन बेचते वक्त यह सोच दोहरे रवैये को दिखाता है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का दावा है कि शराब की अवैध तस्करी, दूसरे केमिकल या जहरीली शराब पीकर हुई लोगों की मौत की घटना की वजह से शराब ऑनलाइन बेचने का फैसला शुरू हुआ है। पिछले 4 दिनों से वैक्सीन नहीं होने से 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लग पा रही थी। महज 45 साल के अधिक उम्र के लोगों को दूसरी डोज ही दी जा रही थी, लेकिन अब वैक्सीन आते ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। श्री कल्याणा सरकारी स्कूल में लगाए जा रहे कैंप में सुबह 11 बजे तक 300 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी। वहीं धूप तेज होने के साथ ही वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या कम होती रही। यहां आने वाले केमिकल अग्रवाल का कहना था कि पहले यहां व्यवस्था बिगड़ गई है, लेकिन आज अच्छी व्यवस्था है। रविवार के वैक्सीन लगवाने वालों में रजिस्टर्ड युवा भी शामिल रहे। पर्याप्त स्टाफ के कारण आज युवाओं को वैक्सीन लगवाने में अधिक वक्त नहीं लग रहा था, जिसके कारण लोगों ने 2 डोज गज की दूरी में लाइन लगाकर वैक्सीन लगवाई। पिपराली के अनिल कुमार ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। बता दें कि कल की 15,000 वैक्सीन सीकर जिले को मिली है। इसके बाद ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम फिर से शुरू हो पाया है। अलवर शहर में रविवार को भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय नरुका व अलवर शहर विधायक संजय शर्मा के साथ कुछ भाजपा हाथों में तख्तियां लेकर वार्डों में निकले।
उन्होंने आमजन से कहा कि घर में रहकर डॉक्टर व नर्सिंग कर्मियों की मदद करें। आप खुद भी इस महामारी से बचे रहेंगे। जितने कम लोग घरों से निकलेंगे उतना कम बीमार होंगे, जिससे डॉक्टर व नर्सिंग कर्मियों को कम मशक्कत करनी पड़ेगी। साथ ही व्यक्ति खुद ही जान भी बेचेगा। अध्यक्ष संजय वर्मा ने कहा कि पूरे जिले में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आमजन से कहेंगे कि महामारी को मात देने के लिए अब सबका घरों में रहना जरूरी हो गया है। घर के बाहर बिल्कुल नहीं आए। बहुत जरूरी काम से घर के बाहर आना भी पड़े तो बिना मास्क के नहीं आए। असल में महामारी ज्यादा फैल चुकी है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है। मरीज के साथ परिजनों की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब जनता को समझना चाहिए, घर से बिल्कुल बाहर नहीं आए। यह जागरूकता का संदेश हम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लेकर जाएंगे। पहले दिन 5 वार्डों में पहुंचेंगे। जिला अध्यक्ष संजय नरुका ने कहा कि भाजपा की ओर से चराबर रक्तदान चल रहा है, अब नई शुरुआत कर रहे हैं। जन जागरण अभियान के तहत हर दिन वार्डों में जाएंगे। हमारी तख्तियों पर लिखे संदेश के आमजन को जागरूक करेंगे ताकि आगे आने वाली सख्ती में अधिक सावधानी बरती जा सके। इस महामारी के दौर में खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है, तभी हम दूसरों की मदद कर सकेंगे। इस दौरान जितेंद्र राठौड़ सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। सबकी जुबां पर बस एक ही कहानी, हेल्थ और वेल्थ की है बेनिशानी। स्वाद शुद्धता और भरोसा एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी, जानी पहचानी वो है रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में शनिवार देर रात शॉर्ट सर्किट से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निर्माता कंपनी एप्को के सेंट्रल स्टोर रूम में आग लग गई। देखते ही देखते ने आग ने विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करीब 5 करोड़ कीमत का सामना जलकर राख हो गया। जिला अधिकारी जानकारी की सूचना घटना जिले के हलियापुर थाना क्षेत्र के कुआंसी बड़ाड़ गांव की है। यहां पूर्वांचल एक्सप्रेस की निर्माता कंपनी एप्को ने बड़ाड़जान गांव के पास अपना केंद्र स्टोर रूम बना दिया है। शनिवार देर रात शॉर्ट सर्किट से कंपनी को स्टोर रूम में आग लग गई। थोड़े ही समय में आग की लपटें चारों ओर फैल गई, जिसे देखकर वहां चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग भी दौड़कर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने अपने हद पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की। अंत में जब ग्रामीण हार गए तो उन्होंने आग की सूचना हलियापुर पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को करा दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये अलग बात है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब तक आग पर काबू पाती स्टोर रूम में रखा मैकेनिकल व टोल प्लाजा संबंधी सामान और गाड़ियों के स्पोर्टर्स जलकर राख हो गए थे। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी SK पांडा ने बताया कि आग से करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस भी मामले में पड़ताल कर रही है। बालूमाथ थाना अंतर्गत बालू गांव में रविवार को नौकाबान डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में से 2 सगे भाई थे। हादसा नहाने के दौरान मछली पकड़ने की वजह से हुआ है। तीनों बच्चे मछली पकड़ने के लिए गहरे पानी में चले गए और डूब गए। डैम के पास मौजूद कुछ बच्चों ने शोर मचाया तो ग्रामीण वहां पहुंचे और तीनों को बाहर निकाल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में राजेश प्रजापति के 2 बेटे चंदन प्रजापति, पंकज प्रजापति जिनकी उम्र 10 साल और संतोष प्रजापति का पुत्र रुपेश प्रजापति जिनकी उम्र 12 साल शामिल है। जानकारी के अनुसार तीनों बच्चों गांव के पास स्थित डैम में नहाने के लिए गए। इस बीच उन्होंने मछली पकड़ने की योजना बनाई। तीनों डैम में मछली पकड़ने लगे। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से अचानक एक बच्चा डूबने लगा। उस बच्चे को क्रम में 2 उसके पास पहुंचे और तीनों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसार गया है। घटना की जानकारी बालूमाथ थाना को दे दी गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी इलाके में हुए एक के बाद एक
3 बम धमाके में मारने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें अधिकतर गंभीर हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस मामले का आरोप तालिबान पर लगाया है। वहीं अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस मामले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इधर तालिबान के प्रवक्ता जबीदुल्लाह मौजूद थे। हमले में तालिबान का हाथ होने से इनकार किया और घटना की निंदा की है। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी। इसके बाद लड़कियां स्कूल से बाहर निकल रही थी। स्कूल के एक टीचर ने दावा किया कि पहले एक कार में धमाका हुआ, फिर 2 धमाके हुए। यह भी बताया जा रहा है कि यह रॉकेट से किया गया था। साथ ही एक शख्स के नाम ने जाहिर करने पर न्यूज एजेंसी को बताया कि धमाका स्कूल एंट्रेंस गेट पे हुआ है। इधर शिक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता नजीब एरियन ने बताया कि सैयद उल शहादा हाई स्कूल में लड़के और लड़की दोनों 3 शिफ्ट में पढ़ाई करते थे। इसमें दूसरी शिफ्ट लड़कियों के लिए लगती थी। घायलों और मरने वालों में लड़कियां ज्यादा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा, इस घटना ने बता दिया है कि तालिबान किसी भी मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं करना चाहता है। वह मुद्दे को हल करने की बजाय जटिल बनता जा रहा है। वहीं अमेरिका के राजदूत जोस विस्लन ने भी इस मामले की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है कि बच्चों पर हमला अफगानिस्तान के भविष्य पर हमला है। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में 2 गुटों में हुई बहस हिंसक हो गई है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया है। घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे की है। इस दौरान वहां मौजूद 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 4 साल की बच्ची भी शामिल है, जहां वहां परिवार के साथ खिलौने खरीदने पहुंची थी। पुलिस कमिश्नर डॉर्मोट शिया ने बताया कि ब्रुकलिन में रहने वाले परिवार अपने बच्चों के यहां खिलौने दिलाने गया था। फायरिंग में बच्ची के पैर में गोली लगी। इसके अलावा रोड आइलैंड को 23 साल की महिला टूरिस्ट और न्यू जर्सी को 43 साल की महिला को भी गोली लगी है। इलाज के उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिया ने बताया कि पुलिस ने एक संगीतज्ञ पहचान की है, उसने बारे में जानकारी जुटाई है। हालांकि विवाद की वजह का पता नहीं चल सका है। विवाद में 2 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं। विवाद के दौरान इसमें से एक ने बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। NYPD अधिकारियों ने बताया कि शूटर को ट्रैक करने के लिए एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डे बल्सिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस संवेदनहीन हिंसा में अपराधियों पर नजर रखी जा रही है और NYPD उन्हें न्याय दिलाएगा। इससे पहले इडाहो स्थित एक स्कूल में गुरुवार को एक बच्ची ने फायरिंग की थी। घटना में 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हुए। इसके बाद टीचर ने इस बच्ची से बंदूक छीन ली थी। घायलों को बाहों और पैरों से गोलियां मारी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम मेडिकल उपकरण और दवाइयों पर सभी तरह की टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट देने के लिए कहा है। इसके साथ ही ममता ने मोदी के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपकरण, दवाओं तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की अपील की है। पिछले 5 दिनों में यह दूसरा मौका है जब ममता ने रोज को खत लिखा है। ममता ने चिट्ठी में लिखा, बड़ी संख्या में संगठन, लोग और परोपकारी एजेंसियां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर, कंटेनर और कोरोना संबंधित दवाएं डोनेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों ने राज्य सरकार से इन पर सीमा शुल्क, SGST, CGST, IGST से छूट देने पर विचार करने के लिए संपर्क किया है। ममता ने लिखा, इनकी कीमतें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, तो मैं अपील करती हूं कि इन सामानों में GST या कस्टम ड्यूटी और अन्य ऐसे ही टैक्सों पर छूट दी जाए, ताकि कोविड मैनेजमेंट के जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने के मदद मिल सके। इससे पहले 5 मई को पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार कमान संभालने ही ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को कोविड मैनेजमेंट को लेकर चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राज्य में फ्री वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की थी। इसके अलावा उन्होंने PM से अनुरोध किया था कि राज्य में पर्याप्त वैक्सीनेशन के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई, हॉस्पिटल बेड्स, आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था भी की जाए। आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।